शुरुआत कर देते हैं। सभी लोग अब लगभग पहुंच गए। अब किसी को कोई दोष नहीं होगा कि मेरा छूट गया, उसका छूट गया, कहाँ से पढ़ा दिए। हम लोग लास्ट पॉइंट क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? जलधारा कंप्लीट हो गया था मेरा, है ना। कोरल रीफ भी हो गया था, कोरल रीफ, प्रवाल भित्ति, लवणता भी कर लिए थे हम लोग, हैं? वो तो ऊंचा, अच्छा लिख लो, हेडिंग डाल दो। सर सब हो चुका है ना, लवणता वगैरह। लिखो उच्चावच, महासागर के तल का उच्चावच, आधे में पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। महासागर के तल का उच्चावच, महासागर के तल का उच्चावच, रिलीफ, ओशियन रिलीफ, ओशियन रिलीफ, उच्चावच। अब बाकी ये सब बात हम समय समय पर बोलते रहेंगे आपको, हर 2 4 5 क्लास के बाद, 10 क्लास के बाद बोलेंगे, ताकि अब बच्चा है भुला जाते हैं। देखिए, महासागर के तल का उच्चावच, हेडिंग यही डालिए, महासागर के तल का उच्चावच, रिलीफ, ऊंचाई नीचाई, तल की ऊंचाई नीचाई। महासागर के अंदर क्या मिलेगा, डुबकी मार के अंदर गए तो क्या क्या मिलेगा अंदर, वही बताने जा रहा हूं। महासागर के तल का उच्चावच, ओशियन रिलीफ। क्या होता है भैया उच्चावच? ये 10 मिनट के कोर्स है, ये क्लास से खत्म तुरंत हो जाएगा। महासागर के तल का उच्चावच, महासागर के तल का उच्चावच। कलर वलर भी नहीं आ रहा है, कलर चूज करने के लिए ये है क्या कुछ? छोड़ो, कुछ दबा दिया तो गड़बड़ा जाएगा मामला, तो जो चल रहा होगी छोड़ दो, ठीक है भाई। अब वो सब करने, जब काम मेरा हो ही रहा है तो छोड़ो, काहे ज्यादा। देखो जानकारी हम लोग को नहीं है कुछ, कुछ हुआ तो 10 मिनट और निकल जाएगा, हम 10:15 में चले जाएंगे। फिर ये जो हम बनाए ना फोटो स्टूडेंट, ये फोटो समुद्र के अंदर का है, पानी के अंदर जमीन का फोटो है। ऐसा जमीन मिलता है कुछ नहीं भाई, प्लीज जब बोला जाए वही बात बोले, जहाज नहीं। हम बोले अभी क्या बोले, समुद्र के अंदर की जमीन ऐसा ही, तो जमीन में ऐसा कुछ है बना हुआ, तो समुद्र के अंदर जहाज ले लग रहा है वैसे, आप सही बोले, देखने में लग रहा है कि जहाज डूब रहा है, नहीं डूबता हुआ जहाज, ऐसा लग रहा नहीं। छोड़ दो, ऐसा मत करो, इसको मत बनाना, तुम जो ना कराओ, छोड़ो, ठीक है, बनाओ इसको। अभी सुनो, ध्यान सुनो, ये जो ऐसे किए फिर थोड़ा सा ऐसे किए, जो ऐसे किए वैसे बनाना, इस सब का कुछ मतलब है, इसका भी कुछ मतलब है अलग, इसका भी कुछ साथी। सुनो, इसका मतलब कुछ और है, इसका मतलब कुछ और है, फिर इसका मतलब भी कुछ और है, इसका मतलब भी कुछ और है, इसका मतलब भी कुछ और है, सबका कुछ कुछ मतलब है, इसलिए जैसे बनाए हो वैसे बनाना। सही है। अच्छा लगता है इस क्लास को पढ़ाकर, वो सब थोड़ा थोड़ा बच्चा जैसा लगता है मुझे, छोटा छोटा बच्चा 4 5 7 क्लास का बच्चा जैसे करता है, उसी तरह का एक्टिंग सारे बच्चे कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है। रियल में बच्चा है, अच्छे से पढ़िए, और इंसान को हमेशा बच्चा होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि इंसान के जीवन में जिस दिन मैच्योरिटी आ जाती है तकलीफ वहीं से शुरू होता है। कभी इंसान को अपने बचपन को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि सुख बचपन में है। जो इंसान सबसे ज्यादा चिंता मुक्त कब रहता है? उसकी चिंता सिर्फ है कि जो खेल का सामान है वो कैसे आएगा। उसकी चिंता है नहीं कि परिवार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा। खाने का सामान, पहनने का सामान और क्रिकेट खेलने का जो बैट और बॉल और बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, आजकल तो मोबाइल भी चाहिए। आजकल तो बच्चे को कैरम बोर्ड और क्रिकेट से ज्यादा मोबाइल की जरूरत है। 3 क्लास के बच्चा जो है ना, 3 क्लास का बच्चा, उस मोबाइल छीन लीजिए तो पूरा दिन भर एकदम, हाँ। और उसकी अब बच्चे की मम्मी इसलिए खुश हैं, बच्चे की मम्मी इसलिए खुश हैं कि अपने चाचा को भी पढ़ा देता है। हम अभी चाचा को पढ़ा रहे हैं ना, सबको जेल भेजवाएगा। 3 क्लास में जो बच्चा चला जाए, अब सामने वाला भाई इसलिए डर रहा है कि संख्या बढ़ा तो कहीं हम लोग को बेंच चेंज करने ना कहा जाए। कोई बात नहीं, बैठा, आप लोग नहीं आए थे बहुत देर तक तो उन लोगों को बैठा दिया एक सीट में, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है। हम समझ रहे थे डर आपका, भय। जैसे हम लोग मेट्रो में क्या हुआ ना कि महिला सीट पे बैठ जाते थे ना, जब सीट नहीं मिला तो महिला सीट खाली तो बैठ गए, तो डरते थे कोई महिला न चढ़ जाए। लेकिन कश्मीरी गेट तक आते आते महिला चढ़ी जाती थी, तो जैसी चढ़ी महिला हम सो गए। सोएंगे तो नहीं उठाएगी, पर दिल्ली की महिला जोर से 3 थप्पड़। हाँ चलिए, बरियार इनमें कैसे सुतिएगा। हाँ लिखिए आगे नेक्स्ट। हाँ लिखो आगे नेक्स्ट। वो बना लिए फोटो बन गया। अब सुनो, जब समुद्र में आप समुद्र के किनारे जाते हो, इधर देखो बच्चा, समुद्र के किनारे जब आप जाते हैं, मान लो पूरा समंदर है, यहाँ पर समुद्र का तट है, जहां पर आप सोए हुए हैं कुर्सी पर, सन बाथ ले रहे हैं मान लो। हाँ कोई भी चेयर है जिस पर सो करके क्या ले रहे हैं आप? सन बाथ ले रहे हैं। सामने में समुद्र की लहरें आ रही हैं समुद्र के किनारे। इस जगह को हम बोलते हैं समुद्र का बीच। क्या बोलते हैं? समुद्र का बीच। समुद्र का बीच, इसको हिंदी में बोलते हैं पुलीन। बीच को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पुलीन। बोलचाल में इसी को बोला जाता है बीच, समुद्र का बीच। पुलीन, गोवा बीच हो या फिर कहीं का बीच हो, बीच तो बीच है। समुद्र के किनारे जहाँ सैलानी, जहाँ पर्यटक घूमते हैं, आकर आइसक्रीम खाते हैं, खिलाते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं भैया? पुलीन या बीच कहते हैं। अब बीच कहाँ तक बोला जाएगा? केवल बालू को बीच बोलेंगे जहाँ पर आप सोए सनबाथ ले रहे हैं? समुद्र के पानी में जहां तक आप चले जाते हैं और जाकर के आप लहरों से खेलते हैं, वीडियो बनाते हैं। पहली बार समुद्र को देखें तो क्या करेंगे? हम समुद्र में जाएंगे, हम मित्र को बोलेंगे भैया थोड़ा सा वीडियो शूट करो, हम पानी के लहरों के साथ खेलेंगे और फिर उसको फेसबुक पे डालेंगे। पहली बार जो आदमी करता है उसको फेसबुक पे जरूर डालता है। तो जहां तक, हाँ इंस्टाग्राम पे भी डाल दोगे भैया, क्या दिक्कत है, कहीं डाल दो। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बीच। समझ में आ गया? यानी समुद्र में जहां तक हम पैदल चले जाएं वो सब क्या है जी? बीच है, पुलीन है। उसके बाद समुद्र के अंदर लगभग कितनी गहराई? 100 फैदम की गहराई पर। फैदम, समुद्र के अंदर की गहराई को हम लोग फैदम में मापते हैं। समुद्र के अंदर की गहराई को किसमें मापते हैं? फैदम। एक फैदम बराबर 1.8 मीटर, और कहीं कहीं 1.6 भी देता, लेकिन ज्यादा सही है 1.8 मीटर होता है। 1 समुद्र के अंदर की गहराई किसमें मापते हैं हम लोग? फैदम। तो जहां समुद्र के जिस हिस्से की गहराई 100 फैदम के आसपास होगी, 100 फैदम के आसपास होगी, उसे बोला जाता है महाद्वीपीय मग्न तट। महाद्वीपीय मग्न
तट, महाद्वीपीय मग्न तट। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? इतना सिंपल। पहला तो ये चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं इस पूरे इलाके में, जीएस के नाम पर इस चैप्टर को कोई पढ़ाता नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी को आता नहीं पढ़ाएगा, वो भी इतना नजदीक से कैसे आएगा किसी को? हम समुद्र में कई बार गए ना, है, इसलिए मुझे पता है। हम अंदर डुबकी लगा गए, हाँ तब सही, नहीं तो हम यहाँ तक आए। देखो, महाद्वीपीय मग्न तट, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हाँ वही, 2 दिन पहले गए तो ठंड लग गया था मुझे। कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया। पूछा जाए कि समुद्र में घुसते जाएंगे तो पहले घुसेंगे तो क्या मिलेगा? बीच। फिर क्या मिलेगा? मग्न तट। अरेंज करने कहे अंदर की ओर जाते हो तो कर देंगे अरेंज आराम से। तो जो महाद्वीपीय मग्न तट आप देख रहे हो स्टूडेंट, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा मछली महाद्वीपीय बाद में लिखवाएंगे, अभी सुन लो केवल। मग्न तट पर पकड़ा जाता है। पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मछली कहाँ पकड़ा जाता है? महाद्वीपीय मग्न तट पर ही पकड़ा जाता है। पूरे दुनिया में जितने भी महासागर हैं, 5 महासागर, उन सभी महासागरों में मग्न तट मिलता है। लेकिन इस मग्न तट का सबसे अधिक विस्तार अटलांटिक महासागर में है, और अटलांटिक महासागर में भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्लियर है? और दुनिया में सबसे ज्यादा मछली, चाहे वो प्रशांत महासागर का मग्न तट हो, चाहे वो हिंद महासागर का मग्न तट हो, चाहे वो अटलांटिक महासागर का मग्न तट हो, किसी भी महासागर का मग्न तट हो, सबसे ज्यादा मछली पूरे समुद्र में, पूछा जाए बीच पर पकड़ा जाता है। कहाँ पकड़ा जाता है? मग्न तट पर। सब लिखवाएंगे। इसकी गहराई कितनी होती है एवरेज? 100 फैथम। कितनी होती है? 100 फैथम। मीटर में बदल लीजिएगा, 100 गुना 1.8 जो भी हो जाएगा 180 हो जाएगा ना। 180 मीटर, लगभग 180 मीटर गहराई पर क्या मिलेगा? मछली तो मिलेगी भाई, महाद्वीपीय मग्न तट मिलेगा। क्या मिलेगा? गहराई में मछली नहीं मिलेगी भाई। हाँ ठीक है, इधर आइए। महाद्वीपीय, समझ में आ रहा है बात? आपने सुना होगा कि समुद्र से निकाला जा रहा है पेट्रोलियम, समुद्र से निकाला जा रहा है मैग्नीज, सुना है ऐसा आपने? समुद्र से निकाला जा रहा है सेल गैस। आजकल भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार कौन है? मुंबई हाई, बंबई हाई। बंबई के बगल वाला जो समुद्र, वहां से तेल निकाला जाता है। सबसे ज्यादा इंडिया में तेल आज भी कहां से निकाला जाता है? पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है? बॉम्बे हाई से। ठीक है। अब तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, केजी बेसिन इसको बोलते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, रिलायंस को टेंडर मिला है। केजी बेसिन में भी बड़े मात्रा में पता चला है पेट्रोल मिलेगा। केजी बेसिन मतलब, कृष्णा गोदावरी बेसिन का मतलब जहां कृष्णा नदी, गोदावरी नदी समुद्र में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, बंगाल के खाड़ी में उस स्थान पर भी बोला गया है विद्वानों के द्वारा कि भारी मात्रा में क्या है? पेट्रोलियम। वहां पेट्रोलियम खोज कार्य कौन कर रहा है? रिलायंस। उसके अलावा सेल गैस, अभी एक नया है, आया है सेल गैस। पत्थरों के अंदर गैस पाया जाता है जिसको सेल गैस कहा जाता है। इस प्रकार के गैस कोयला के खदानों में भी मिलता है, लेकिन अभी बहुत बड़ा भंडार भारत के समुद्र में भी अनुमान लगाया गया है कि सेल गैस का सबसे बड़ा भंडार उधर गुजरात के कच्छ की खाड़ी में भी है, खंभात की खाड़ी में भी है, केजी बेसिन में भी है, सब जगह पे है। तो समझ में आ रहा है बात? तो पेट्रोलियम, मिनरल्स, जितने भी उसका बहुत बड़ा भंडार पाया जाता है समुद्र में, और उसको निकालने का काम भी हम सबसे ज्यादा कहां से करते हैं? महाद्वीपीय मग्न तट से। मछली भी यहीं से, पेट्रोलियम भी यहीं से। इसका मतलब सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल कौन है? आर्थिक रूप से लाभकारी कौन है? महाद्वीपीय मग्न तट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जानते हैं जो पेट्रोलियम निकलता है उसको सीधे यूज करते हैं क्या? उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइनरी में रिफाइन करते हैं। जैसे बिहार में बरौनी, बिहार में एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, पता आपको? बिहार में पेट्रोलियम शोधनशाला, पेट्रोल रिफाइनरी एकमात्र है। कहाँ? बरौनी। यूपी में मथुरा, यूपी में भी एक ही है, मथुरा। तो बरौनी में तेल शोधन कारखाना है, बरौनी में उर्वरक कारखाना भी, खाद कारखाना भी बरौनी में है। क्यों जी, है ना? कोई बरौनी से हो? है ना? वो देखना भाई, मेरा घर बरौनी नहीं, गलती हो बोल सकता हूँ बता देना कि सर और कुछ है बरौनी में, क्योंकि हम सर खुद नहीं जानते हैं।
हम घर गए, घर आए, चूड़ा दही खाए, चले आए। अब चूड़ा का मौसम आ गया ना, चूड़ा दही तिलकुट। अब मकर संक्रांति आने वाला भी है, अगला त्योहार क्या है? मकर संक्रांति है। ठंडा भी मारेगा, दूध चूड़ा खा लेना, इसमें कुछ। जब इतना चिंते हैं कि दही चूड़ा ठंडा मार देगा तो दूधे चूड़ा खा लेना। क्या जो भी हो तो आप खाइए। ऐसे अभी 25 तारीख भी है, गुड फ्राइडे। और गुड फ्राइडे नहीं भैया, क्रिसमस डे, सॉरी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस है। और उसके बाद 1 जनवरी है, 1 जनवरी नया साल अंग्रेजों का। हम लोग का नया साल तो ऐसा मनाते हैं कि जो कोई नहीं मनाता होगा। हम लोग तो नाली में पटक पटक के मनाते हैं नया साल। होली जो होता है चैत का पहला दिन, हमारा भारत देश का पहला महीना चैत, और चैत का पहला दिन होली। तो होली जो है ना फगुआ है, वो आपको फागुन नहीं है, चैत है। तो हम लोग तो 1 जनवरी मनाते हैं। अब इसलिए मजा आप नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मजा इसलिए नहीं आता आप क्योंकि अब जिम्मेवारी है, नौकरी है। अब पटाखा फोड़ने जाओगे तो मन में चलेगा यार एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, मन में कुछ चलने लगेगा। अब इसलिए नहीं मजा आता। अगर आज भी आपकी नौकरी हो जाए, आज भी अगर आपका बहुत बड़ा जो ड्रीम है वो ड्रीम अचीव हो जाए, तो वही होली होगा, फिर वही दिवाली होगा। फिर रियल बात है भाई, हम कमी में हैं, हम गरीबी में हैं, जरूरतें हमारी हैं, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। इतने टेंशन में है कि भाई हम क्या होली मनाएंगे, क्या दिवाली मनाएंगे। आज होली हमारा उत्सव नहीं रह गया। महंगाई के जमाने में होली उत्सव नहीं रह गया, होली जिम्मेवारी हो गई हमारी। बेटे का शर्ट खरीदना है, कहां से पैसे आएंगे, गार्जियन इस चिंता में है। दो होली से कुछ खरीदा नहीं रहा है, घर में पकवान कैसे बनेगा। एक आदमी तो आंख में आंसू ला दिया मेरा, उसने कहा कि सर स्थिति ऐसी है, खुद ही भावुक होकर बोला कि जन्मदिन बेटा का था तो कड़ुआ तेल यूज किए थे अंतिम बार, उसके बाद पानी में सब्जी बन रहा है हमारे घर में, पानी में डाल के पकता है, किसी तरह खाते हैं। तो तेल इस्तेमाल केवल हमारे यहाँ बर्थडे में हो रहा है। तब आप कहेंगे कि सर ऐसा विश्वास नहीं हो रहा हमको, ऐसा भी कंडीशन होगा क्या? आप कभी गांव नहीं देखे, शायद पूरा कंप्लीट गांव नहीं देखे। हो सकता है आपका गांव अमीर होगा, लेकिन ऐसे गांव है भारत में जहां किसान अपने बेटे के बर्थडे पे तेल डालता है। समझ आ रहा है बात यह है। कुछ लोग हो भारत में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो रेस्टोरेंट में रोज खाना खाते हैं और बोलते हैं कि थोड़ा स्पाइसी बनाना, स्पेशली बोलते हैं, तो सर चार्ज बढ़ जाएगा, कितना 200 रुपये। अरे यार हम सोचे कि 5000 बढ़ जाएगा, कर दो जाओ। ये स्थिति है, चलिए जाने दीजिए। कम से कम आप अधिकारी बनिएगा तो सबका ध्यान रखिएगा, कोई गरीब मिले तो उसे हेल्प करना है, जेब से निकाल के पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न तट यहाँ इकोनॉमिकली लाभकारी है। क्यों है भैया? आप अच्छा पूछना कुछ और था, कहाँ चले गए? बरौनी जान गए इसी बहाने यूपी का मथुरा जान गए, यहाँ ऑयल रिफाइनरी है। हमको ये पूछना था कि पेट्रोलियम जो यूज करते हैं उसकी जो रिफाइनिंग होती है वो कौन से प्रोसेस से होती है? ये 9th-10th में हम लोग को पढ़ना था। उसकी रिफाइनरी प्रोसेस से क्या निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, केरोसिन निकलता है, पैराफिन मोम निकलता है, कई चीज निकलता है। पेट्रोलियम जो निकलता है समुद्र से ना, उससे खाली पेट्रोलियम नहीं निकलता, पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है अलग टेम्परेचर पर, एक अलग टेम्परेचर पर पैराफिन मोम निकलता है, एक अलग टेम्परेचर पर डीजल निकलता है, एक अलग टेम्परेचर पर केरोसिन निकलता है। उसी पेट्रोलियम से सब निकलता है। बताओ उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? शांत रहो, पूछ रहा हूं उससे बताओ, पहले उसका उत्तर बताओ कि पेट्रोलियम इस प्रोसेस को 9th-10th में पढ़ना था। इसी से पता चल रहा है मुझे कि आप लोग 9वीं-10वीं में खूब बढ़िया से पढ़े हैं। कुछ बोल दो। इसको बोलते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, प्रभाजी आसवन विधि। याद आ रहा है कुछ? जो लोग पढ़ा होगा उसको नहीं याद आएगा, कुछ लोग 10वां में भी नहीं पढ़े हैं, वो सीधे चीटिंग से निकाले हैं। अब तो पार्ट 1 पार्ट 2 भी चीटिंग से निकल रहा है। मोबाइल जा रहा है अंदर, मोबाइल से फोटो खींच के लड़का भेज रहा है और सीधे बोल रहा है हमको कि सर 2 बजे अगर आप फ्री होंगे, प्रणाम सर, 2 बजे यदि आप फ्री होंगे तो कृपया हम क्वेश्चन भेजेंगे आपको व्हाट्सएप पर, सॉल्व करके भेज दीजिएगा। बड़ा ठीक लड़का है, गुरुजी से ऐसी बातें कर रहा, बाकी बातें हम वो नहीं, इस क्लास का नहीं था, कंफर्म है, कहीं और का था, लग रहा था आपको। बताइए
ये पहले तो चीट जाता था ना, मोबाइले जा रहा था। एक लड़का बोला कि मोबाइल से हम सर्च करके लिख रहे हैं। हम बोले कैसे? तो बोला कि टीचर जो क्लासरूम में था ना, उसको हम उस शराब पीता था, उसको पहुंचा दिए थे राते में यहाँ पे एक गार्डिंग वाले मास्टर को। कहा कि तुम आराम से कल आना, अगर कोई बाहर से आएगा भी चेक करने तो हमको जमा कर देना तब तक आके। हम बोलेंगे नहीं, पहले से जमा किया हुआ है। बताइए, तो यही तो हमारा डिग्री है। अब क्या बोलेंगे मोदी जी से कि नौकरी काहे न दे रहे हैं, नौकरी काहे न दे रहे हैं, नौकरी। अब ऐसा लोग को नौकरी कहाँ देंगे जो चोरी से पास किया है? आगे बढ़ते हैं, गंगा मत बहाओ, आगे बढ़ते हैं। लिख दीजिए भैया, जानकारी नहीं थी तो लिखना ना इस बात को कि पेट्रोलियम का शोधन, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रभाजी आसवन विधि से होता है। कोना में कहीं लिख दो। अरे यही मत लिखो, इसके अंदर समुद्र में कहीं कोना में साइड में लिख दो। तुम लोग जानते हो बगुला बनना कहते हैं, बगुला बन। बगुला मतलब बको ध्यानम, काग चेष्टा, विद्यार्थी च पंच लक्षणम। लिखो पेट्रोलियम का शोधन, हिंदी में है ना भाई, पीछे वाले समझ में? हिंदी में है कि अंग्रेजी में? हाँ तो लिखिए, दोनों भाषा लिखवा देंगे। वैसे पेट्रोलियम का शोधन किस, लिखो प्रभाजी आसवन विधि से होता है। प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन विधि से होता है। प्रभाजी आसवन विधि से होता है। अंग्रेजी में इसी को स्टूडेंट बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। हो गया? अब बिहार में कहा है रिफाइनरी? बरौनी। यूपी में मथुरा। अब आइए, मथुरा वही भगवान कृष्ण की नगरी जहाँ उनका जन्म हुआ था, जन्मभूमि है वहां उनका। जन्मभूमि और कर्मभूमि भी कुछ दिन रहा। अब आइए इधर, भाई महाद्वीपीय मग्न तट हो गया। अब क्या दिख रहा है आपको? बहुत तेजी से स्लोप दिख रहा है। स्लोप मतलब यहाँ पहुंचेंगे तैरते हुए तो सीधे फिसल के नीचे आ जाइए। तो ये जो आपको स्लोप दिख रहा है, इसकी गहराई माना जाता है 2000 मीटर से 3000 मीटर के बीच। इसकी गहराई कितनी मानी जाती है? 100 फैथम। 100 फैथम या 180 मीटर। इसकी गहराई मानी जाती है 2000 से 3000 मीटर के बीच में। इसका नाम है, चूंकि ढाल है ना जी भाई, तो देखो चूंकि स्लोप है ना जी, इसका नाम भी पड़ता उसी तरह से, महाद्वीपीय। अभी द्वीपीय महाद्वीप ही चल रहा है। महाद्वीपीय मग्न ढाल, मग्न ढाल अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। दोनों लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्टिनेंटल स्लोप लिखते चलिए साथ साथ। अब बाउंड्री बना लीजिएगा, ऐसे तो बाद में दिक्कत ना हो जाए। बाउंड्री है ना भैया, यहाँ से यहाँ एक बाउंड्री हो गया। ये जमीन है जहाँ बैठे हुए थे आप। ये समुद्र का पानी है। पानी जमीन के नीचे थोड़ा ना रहेगा, सॉरी ऊपर पानी। बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। इसमें देखो हर समय क्या क्या बचा? नीचे वाला महाद्वीपीय मग्न ढाल। मग्न तो जान ही रहे हो, ढाल खाली कर दो। देखिए हंसी मजाक कमेंट एक दो होना जरूरी है, लेकिन एक दो बार के बाद अगर हर बात में हो तो थोड़ा बोरिंग लगता है। और कोई बात नहीं। हाँ जी, है कॉन्टिनेंटल स्लोप, स्लोप कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। अब बताएंगे, अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आएंगे ना। जहाज का नाम पूछ रहे हो, वो जहाज नहीं है। हो गया? समझ में आया इतना बात? और इतनी बातें समझ में आ गई? भाई पीछे वाले बच्चों अभी पहली क्लास जिनकी है, समझ में आ रहा है? पहली क्लास है आज ना, आज आपकी पहली क्लास है। वही मैं पूछ रहा हूँ, पहली क्लास कुछ ज्यादा दिमाग में आ रहा है कि या फिर लग रहा है कि बाहर बाहर निकल रहा है? हम मेरे किसी भी क्लास में आप आ जाइए, रैंडम
आपको समझ में आएगा, ये इसकी गारंटी है। और आपको भैया, और आपकी भी पहली क्लास शायद ऐसा लग रहा है मुझे, समझा रहा है, मतलब पहली ही क्लास में आया और सर एकदम उपदेश दे दिए, बढ़िया किए ना, फर्स्ट क्लास में उपदेश मिल गया, अच्छी बात है, भटकाव से मुक्ति मिलेगी। हो गया। अब आइए स्टूडेंट्स, ये जो बात किया मैंने इसकी बात बाद में करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये देखने से ही लग रहा है प्लेन है, कोई इसमें स्लोप नहीं, ये प्लेन है, चौरस है। अब बहुत गहराई में भी हो, यहां से चल के यहां पहुंचे तो गहराई हो गया ना, काफी गहराई भी इसकी है। इसको बोलते हैं गहन सागरीय मैदान। क्या बोलते हैं पूरे को, अभी इसका बात नहीं कर रहे, ये जो लाइन खींचे इसकी बात नहीं कर रहे, पहले हम कर रहे इसकी बात। इसको बोलते हैं गहन सागरीय मैदान, गहन सागरीय मैदान, अंग्रेजी में बोलते हैं डीप ओशियन बेसिन। इसकी गहराई 4000 मीटर से 6000 मीटर के बीच माना जाता है। सोचिए 4 किलोमीटर गहरा है, गहराई है 4 किलोमीटर। एक बार चलते गए तो चलते गए गोताखोर जाते हैं सब, गोताखोर टाइप के जो लोग होते हैं वो अंदर में देखते होंगे डिस्कवरी चैनल पे या जो उसमें देखते होंगे पैर लगा उस तरह का, अंदर जाके मछली से मिल रहे हैं वो वाटर प्रूफ कैमरा लगाए होते हैं, वो वीडियो ही बनाते रहते हैं साथ साथ। वो सब बिना ऑक्सीजन कैसे जाएंगे? एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं होता, वो जो लगा होता मशीन ना, वो वाटर में जो ऑक्सीजन मिक्स है, जैसे मछली उछली वगैरह कैसे लेता है ऑक्सीजन, वाटर को ऑक्सीजन को लेता है, तो उस तरह का मशीन होता है जो वाटर को ऑक्सीजन को क्या कर देता है, वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते चला जाता है, नहीं तो फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तो निकल नहीं पाएगा बाहर। हाँ, ऑक्सीजन जनरेटर होता है लगा हुआ। हो गया नोट कर, इसे नोट करिए, पूरे नोट करना चाहिए, नोट पूरा। चलिए अब बात करते हैं इसकी। एक्चुअली होता क्या स्टूडेंट कि समुद्र के पानी के अंदर, आपको मैं बता दूं, जितना ज्यादा वोल्केनो ज्वालामुखी जमीन पर है उससे कई गुना ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार समुद्र के पानी में होता है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी उद्गार प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सा में होता, बताया था अभी। क्यों होता है ये भी बताया था, पश्चिमी भाग में क्यों होता, पूर्वी में क्यों नहीं, अभी बताया। उसको अग्नि मेखला कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, याद है आप लोगों को बताया था एक दिन प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में बताया था कि प्रशांत सब दुनिया में सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ फटता है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में सबसे ज्यादा वोल्केनो कहाँ फटता है, प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्सा में। इसीलिए प्रशांत महासागर का पैसिफिक ओशन का जो वेस्ट पार्ट है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्नि मेखला। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि रिंग ऑफ फायर नाम से जाना जाने वाला भाग किस महासागर में है, प्रशांत महासागर किस भाग में है, ऐसे ही पूछता है, पश्चिमी भाग में, याद रखिएगा। मैंने भी कहा था कि कहां से कहां तक है, जापान से लेकर इंडोनेशिया तक बताया था। खैर, तो समुद्र के अंदर जो लावा निकलेगा वो लावा निकल करके क्या करेगा समुद्र के पानी में, जहां तहां दीवार का निर्माण करेगा, जमा होते 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 दीवार जैसे आकृति बन जाएगा अंदर, जहां तहां, और ये कहीं भी बन सकता है, जहां तहां दीवार का निर्माण करेगा। और सुन लीजिए मेरी बात, या फिर समुद्र में बहुत बड़ा भूकंप आता है, ज्वालामुखी नहीं फटता, समुद्र के जमीन में ही भूकंप आया है। समुद्र के जमीन में अगर भूकंप आ जाए तो क्या होता है, सुनामी उत्पन्न होता है। समुद्र के जमीन में यदि भूकंप उत्पन्न हो जाए तो क्या आएगा, सुनामी। बताया था एक दिन मैंने, सुनामी उत्पन्न होने का कारण बताया था ना भाई, कि समुद्र का पानी, एक बाल्टी भर पानी ले लो और बाल्टी को झटका दो तो पानी उछलेगा, वैसे समुद्र का पानी उछलता है ऊपर, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। तो सुनामी आएगा। तो भूकंप जब आता है समुद्र में, बड़ा भूकंप आता है समुद्र में,
या कहीं भी बड़ा भूकंप आता है तो ये जमीन धंसता है या तो जमीन उठ जाता है। तो कभी कभी समुद्र के पानी के अंदर बड़ा भूकंप जब आता है तो समुद्र के जमीन दीवार की तरह इस तरीके से उठ जाता है, या फिर लावा के जमाव से इस तरह का दीवार बन जाता है। तो जो दीवार बन जाएगा जहां तहां समुद्र के पानी के अंदर, है ना, उस दीवार को ही बोला जाता है कटक। क्या बोलते हैं उसको? कटक। अंग्रेजी में बोलते हैं रीज, RIDGE, रीज। उस दीवार को क्या बोलते हैं? कटक। हो गया? क्या बोलते हैं दीवार को? रीज। अब ऐसा तो नहीं होगा स्टूडेंट कि दीवार पूरा प्लेन होगा, दीवार पे कहीं कहीं कुछ इस तरह की आकृति भी मिलेगा, पहाड़ जैसा, कहीं कहीं ऐसा उबड़ खाबड़ होगा दीवार ना, और कहीं कहीं टेबल जैसा आकृति मिलेगा। तो जो उबड़ खाबड़ है ऊपर में टेबल और पहाड़ जैसा, इसको बोलते हैं सी माउंट। हिंदी में भी वही लिख देना, सी माउंट। हाँ भाई। और इसको बोला जाता है गियोट। गियोट टेबल नुमा, अरे कटक के ऊपर जो टेबल जैसा बना रहेगा ना उसको बोलेंगे गियोट, और जो रहेगा पहाड़ जैसा नुकीला उसको बोलेंगे सी माउंट। दिखाई तो देता है पीछे से, डिजिटल बोर्ड है ये, कोई व्हाइट बोर्ड तो है नहीं कि पीछे का बच्चा को दिखाई नहीं दे रहा है। आजकल तो मेरी हालत खराब हो गई है, अब ज्यादातर मिल जहां जाता हूँ डिजिटल बोर्ड मिलता है, और जब कहीं पहुंच जाता हूँ व्हाइट बोर्ड एक आध जगह मिलता है तो आदतन मैं पेज बदलने के लिए ऐसा कर देता हूँ व्हाइट बोर्ड पर भी। बोले तो व्हाइट बोर्ड है भैया। अब एक जमाना क्या कहिएगा, आज से 8 महीने पहले की बात कर रहा हूँ कि पहली बार जब मैं डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने गया, पहली बार 8 महीने पहले, तो हम हाथ कांप रहा था मेरा कि पता नहीं क्या होने वाला है, आज कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मैं जब लिखूं तो लगे कि कभी इधर लिखा रहा है उधर लिखा रहा है। बोले सर 1-2 दिन में प्रैक्टिस हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हम कि यार ऐसा ना हो जाता तो बच्चा ही भाग जाए कि मास्टर को तो लिखना ही नहीं आ रहा है। और अब तो धीरे धीरे करके अभी भी डरता हूँ, ये आधा आया हुआ है इस तरह का कलर, अब चेंज करने में डर रहा हूँ। अब लग रहा है कि उसको कुछ दबा दिए कहीं और ना गड़बड़ हो जाए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। हो गया? समझ में आया बात? प्लेन वाला को सी माउंट गियोट, और नुकीला वाले को। और ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं महासागर के सबसे गहरी भाग, आपको याद होगा स्टूडेंट कि जब मैं प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा रहा था, आप लोग भी टेंशन नहीं लेना है, अभी बता दे रहा हूँ, जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि महासागर में जो सबसे गहरा भाग होता है उसे गर्त कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। महासागर के सबसे गहरे भाग को गर्त कहते हैं। और ये बताया था प्लेट टेक्टोनिक में बता के कि गर्त जितने भी मिलेंगे सब किनारे में मिलेंगे, बीच में नहीं मिलेंगे। देखिए किनारे पहुंच गए हम लोग, अब फिर से किनारे पहुंचे हुए हैं। तो सारे गर्त कहाँ मिलते हैं? महासागर में जितने भी गर्त है बीच में कभी नहीं मिलते, कहाँ मिलते हैं? किनारे में मिलते हैं। तो ये गर्त क्या है भैया? ये गर्त अंग्रेजी में ट्रेंच। ट्रेंच भूगोल आप बिना डायग्राम के पढ़ नहीं सकते। डायग्राम बन गया, कितने अच्छे समझ में आ गया अंदर की बात। अगर मैं लिखवा देता ऐसे लिखो अंदर में मैग्नेटट है, विशेषता ये है, कोई लाभ नहीं था। क्यों जी? बात है कि नहीं है? अब सुनो बच्चों, एक लाइन और लिख लो। कुछ लोग लिख भी चुके हैं, पर जो लोग नहीं लिखे फिर लिख लीजिए कि महासागर में अभी तक 57 गर्त का खोज हुआ है। महासागर में अभी तक 57 गर्त का खोज हो चुका है। महासागर में अभी तक 57 ट्रेंच का खोज हो चुका है, 57 गर्त का खोज हो चुका है। देखिए अब लिख दिए कि जो नए लोग हैं लिख लिए कि महासागर में किनारे में मिलता है ट्रेंच। महासागर के सभी ट्रेंच बीच में नहीं बल्कि किनारे में मिलते हैं।
महासागर के सभी ट्रेंच बीच में नहीं बल्कि किनारे में मिलता है, लिख लिए। कुल ट्रेंच कितने हैं? 57, जिसमें पैसिफिक ओशियन में 32 ट्रेंच। प्रशांत महासागर में कितने गर्त? 32। प्रशांत महासागर में 32। हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में 19 ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन में 6 ट्रेंच। और अटलांटिक महासागर में गलती से लिखा गया, पहले अटलांटिक लिखना था। महासागर में 19 ट्रेंच। कितने हो गए? 57। अरे 32 19 6 जोड़िए 57। इतना नोट कीजिए। तो फिर एक पॉइंट और लिखवाना है, अभी लिख लिए इतना पॉइंट। तो लिखिए अब हो गया तीनों, लिख लो जल्दी। एक ही पर हिंदी में आया तो प्रशांत महासागर लिखो या अंग्रेजी में, कोई एक भाषा में लिखिए। दोनों भाषा महासागर का। सुबह का समय नींद वाला है, जम्हाई भी आता है नहीं? सुबह का जो टाइम है, हम तो अब तुमको तो बहुत आराम भी है, हमको तो 6:30 में घर से निकल जाना होता है, 7 बजे से क्लास शुरू हो जाती है और रात को 9 बजे तक क्लास होती रहती है। 10 बजे पहुंचता हूँ, खाना खाता हूँ, 1 बज जाता है सोने में, 12 साढ़े 12 1, और फिर 5:30 बजे जग के हैं। डेली का ही रूटीन है। हम समझ रहे हैं, आप बोल रहे कि 7 घंटा क्लास होता है, तो बढ़िया बात है ना, पढ़ने का मौका मिल रहा है। सुनो आगे लिखो भैया, विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व की सबसे डीपेस्ट ट्रेंच इन वर्ल्ड, विश्व की सबसे गहरी गर्त, वैसे नींव निकल जाएगा। विश्व की सबसे, उसका जो बॉल है ना, बॉल उस पर रगड़ने से या मारने से टेबल पर निकल जाता है। क्या लिखे? विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त है। मैरियाना गर्त, इसी का एक और भी नाम है, एक ही गर्त का 2 नाम है, चैलेंजर गर्त। चैलेंजर गर्त, इसकी गहराई 11,033 मीटर, अगर फैदम में बदलोगे तो 5269 फैदम। मैरियाना गर्त का ही दूसरा नाम है चैलेंजर गर्त। ये अलग अलग गर्त मत समझ लेना। ये विश्व की सबसे गहरी गर्त है और प्रशांत महासागर की भी सबसे गहरी गर्त है, क्योंकि प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास। लिख लो, यह विश्व की सबसे गहरी गर्त मैरियाना गर्त, विश्व की तथा प्रशांत महासागर की साथ में जोड़ लेना। विश्व की, क्योंकि है प्रशांत महासागर में, तो उसकी भी हो जाएगी। क्यों जी? विश्व की तथा प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त, विश्व की तथा प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त, दोनों की सेम होगा आंसर। या तो मैरियाना बोलो या चैलेंजर गर्त बोलो। क्यों? तो चैलेंजर जहाज से इसको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया चैलेंजर गर्त भी। मैरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त कहाँ है भैया? लिख लो, ये प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। पूछा जाए किस कंट्री के पास है? सिचुएटेड नियर फिलीपींस। लिख दो, यह प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। देखो ये गर्त जो है दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट। पूछा धरती का सबसे निचला बिंदु कौन है? मैरियाना ट्रेंच। सबसे ऊंचा बिंदु माउंट एवरेस्ट। प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पास है। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। अब मनीला में किसका हेडक्वार्टर है? एडीबी का। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मनीला। ये सब जानते रहिए। हो गया? अब सुनिए, ये तो कंप्लीट हो गया।
अब सुनिए, अब ये तो प्रशांत का सबसे गहरा हो गया, विश्व का गहरा हो गया। अब लिखिए अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त पोर्टो रिको गर्त, या पुर्टो रिको भी लिखा रहता है, पुर्टो रिको गर्त। अभी सबके डेप्थ याद करने की जरूरत नहीं है। लिखो अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त पोर्टो रिको गर्त। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त, ज्यादा लंबा सेंटेंस मत लिखो। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी गर्त डैश जगह पोर्टो रिको। अब लिखो हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त। इंडोनेशिया के पास। हिंद महासागर की सबसे गहरी गर्त सुंडा गर्त। हिंद महासागर के सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त, सुंडा ट्रेंच। बस आज इतना ही। क्या क्या सब हर जगह पे मिलता है।